हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली हम लोग अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए एनिमे। मतलब एनिमे नया नहीं है, इसके सीजन्स आ चुके हैं, बट हमारे चैनल पे ये पहली बार स्टार्ट होने वाला है, जो कि है रीजीरो, जहाँ पे इस स्प्रिंग से इसका सीजन 4 स्टार्ट होने वाला है, जो कि 2 कोर्स में आएगा। पहला कोर अभी यहाँ पे रिलीज हो चुका है एंड वीकली इसके एपिसोड देखने को मिलेंगे, एंड जो कोर 2 है वो हमें अगस्त में देखने को मिलेगा। रीजीरो के बाकी मैंने प्रीवियस सीजन देख रखे हैं, बस कवर नहीं किया है, और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है एनिमे के मुकाबले। और जब मैंने सीजन 4 का ट्रेलर देखा था तो इसके एनिमेशन क्वालिटी वाइज एंड जो स्टोरी आर्क हमें देखने को मिलने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो इसके सीजन 4 के लिए कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग एनिमे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, जो कि है सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको जो है यहाँ पे टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो तबाही हुई थी उसका आफ्टर मैथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसके बाद हम लोग को अपना साबरू दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है, जहाँ पे जूलियस उसको आराम से बैठने के लिए बोलता है। जिसके बाद साबरू बताता है कि ये जूलियस है और ये ग्लूटोनी के विक्टिम में से एक है, जिसे नेमलेसली छोड़ दिया गया है, और इसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो वापस आ चुकी है, या फिर इसने रिटेन कर ली है। एंड बाकी जो सभी ग्लूटोनी के विक्टिम्स हैं अब तक ऐसे हैं जैसे कुछ लोग जिनकी मेमोरीज एकदम कंज्यूम कर ली गई है, जैसे कि लेडी क्रूशे की तरह, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम और मेमोरीज दोनों ही कंज्यूम कर ली गई है रिम की तरह। लेकिन जो जूलियस है उसका सिर्फ नाम कंज्यूम किया गया है। जहाँ पे बगल में फ्लेक्सी होती है, जो कि बोलती है अच्छा तो ये एक्सेप्शन है, सब लोग इसको भूल चुके हैं लेकिन इसको खुद की चीजें या फिर खुद याद है। जहाँ पे बगल में रिनहार्ड भी होता है, वो बोलता है इसने तो यूनिफॉर्म पहन रखी है नाइट की, तो जरूर ये मेरा या फिर फेरिस का साथी होगा और शायद उससे ज्यादा क्लोजर हो। लेकिन जूलियस बोलता है लेकिन अभी हम या फिर मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मान सकता हूँ। जहाँ पे बगल में एनास्टेशिया भी होती है, जो कि बोलती है सिर्फ दोस्त, मुझे लगता है सिर्फ इतना होगा। जहाँ पे एनास्टेशिया बताती है कि मेरे पास एक सजेशन है, जहाँ पे बोलती है कि सिटी के अंदर लोग हैं जो कि या फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं या फिर वो नेमलेस हैं, और भले ही हमने जो है सिन आर्क बिशॉप पे को कैप्चर कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता या फिर मुझे डाउट है इसके रिगार्डिंग कि वो हमें आके इसको करने की चीज बता देगा, तो इसीलिए हम लोग फंस चुके हैं। जब फेरिस बोलने लग जाती है तुम्हें ये बातें अभी बोलना जरूरी है, बट एनास्टेशिया बोलती है इस केस के अंदर या फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे हम किसी और से पूछ सकते हैं जो कि शायद इसके बारे में कुछ जानता हो, शायद कोई जो ज्यादा स्मार्ट हो। तो क्या सिटी के अंदर कोई है जो इतना स्मार्ट हो? जब सबके पूछने पे एनास्टेशिया नाम बताती है कि का नाम है शाउला द शेज, जो कि वन ऑफ द 3 ग्रेट हीरोज है। जिसका हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले ड्रैगन फ्रेंड किंगडम ऑफ लुगोनिका के अंदर एक हीरोज का ग्रुप था, जिसके अंदर थे द सॉर्ड सैंड, द ड्रैगन लॉर्ड एंड द सेज, जिनको एक साथ मिलकर 3 ग्रेट हीरोज कहा जाता था। ये बातें अपना साबरू बता रहा होता है कार्ट को चलाते चलाते। एनास्टेशिया एक जगह का नाम भी बताती है जहाँ पे लेजेंडरी सेज रहा करती थी, तो शायद वहाँ पे जाने पे इन लोग को जो इनके जवाब है उसके जवाब आंसर मिल जाए। जहाँ पे ओटो बोलता है कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, ऐसी स्पीड पे तो ये लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे जिस जगह ये लोग जाना चाहते हैं। जहाँ पे रिनहार्ड बताता है कि 2 साल पहले जो रॉयल फैमिली थी वो बीमार पड़ गई थी, तब मैं उस जगह पे गया था जिस जगह का नाम पेलिदेस वॉच टावर था, जहाँ से मुझे क्योर ढूंढना था इस चीज का, जिसका ऑर्डर मुझे काउंसिल से मिला था, लेकिन मैं वहाँ कभी पहुंच नहीं पाया। चाहे जितना भी मैं ट्रेवल कर लेता, लेकिन जो टावर था जितना दूर था वो उतना ही दूर रह जा रहा था, मैं उसके पास ही नहीं पहुंच पा रहा था। शायद उसके अराउंड कुछ बैरियर बना हो जिसको मैं क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे ओटो बताता है कि जो ऑगुरिया का ड्यून्स है वो फेमस है मैं बीस्ट के लिए, तो ओटो बोलता भी है अपना जो साबरू है और उसके साथ जो गए हैं क्या वो पहुंच पाएंगे वहां पर खुद से, तो इन लोगों को बस फेथ ही रखना पड़ेगा उनके अंदर, जो कि रिनहार्ड बोल रहा होता है। रिनहार्ड आगे बोलता है कि उसके पास ड्यूटीज है रिगार्डिंग लेडी फ्लेल्ट और सिन आर्क बिशॉप के रिगार्डिंग, और तो और सिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी जरूरत है, हैप्पी हेल्प चाहिए। जिसके बाद हमको गारफेल दिखाया जाता है, जिसके साथ होती है मिमी। वो लोग कहीं पे तो दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग साबरू के पास पहुंचते हैं, जो कि जंगल में आग के पास बैठा होता है और बोल रहा होता है कि क्या हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहाँ पे रिनहार्ड नहीं पहुंच पाया। और रिनहार्ड की बात सुनने के बाद तो ये चीजें होपलेस लगती हैं। जब बीट राइस बोलती है अरे तुम्हारी चेहरा कैसा लग रहा है साबरू, इतने भी सोचने में मत खो जाओ वरना मेरी क्यूटनेस का क्या होगा। बस साबरू फिर से यहाँ पे एडमायर करने लग जाता है बीट राइस को। जिसके बाद बीट राइस के सोने का टाइम हो जाता है, जिसके बाद ये लोग रात में आराम करने लग जाते हैं, बट साबरू जो है अभी भी जगह होता है, जिसके पास आती है एनास्टेशिया। जिसके बाद ये दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे अपने साबरू बोलता है कि तुम सच क्यों नहीं बता देती। लेडी बोलती है ये कहाँ से आ गया भाई। जहाँ पे साबरू बोलता है आप एक्टिंग नहीं कर पा रही हैं तो इस चीज को छोड़ दीजिए, तुम जो हो वो लेडी एनास्टेशिया हो ही नहीं, बस तुम्हारी शक्ल और आवाज मिलती है। जहाँ पे सामने जो लेडी होती है बोलती है अच्छा तो तुम्हें कैसे पता चला। जहाँ पे साबरू बोलता है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मैं श्योर तो था इस चीज को लेके। वैसे भी जो लेडी एना थी वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के बारे में इतना ज्यादा क्लाउडी हो के या फिर कोल्डली नहीं बोलती थी। जहाँ पे साबरू पूछता है लेकिन तुम बताओ तुम हो कौन। ये लेडी बताती है कि इसका नाम इचिदना है। जहाँ पे साबरू एकदम सरप्राइज होता है, मुझे वैसे लोग आर्टिफिशियल स्पिरिट कहते हैं, और वैसे भी मैं सरप्राइज नहीं होंगी, तुमने ये सोचा होगा कि मैंने एना की बॉडी को कंट्रोल या फिर टेक ओवर कर लिया होगा, और वैसे इसीलिए तो मैं सच बताने से हेजिटेट कर रही थी। जहाँ पे साबरू कहता है ये कैसा मजाक है, तुम इचिडना हो वो भी लेडी एना के फॉर्म में। रुको क्या तुमने सच में, क्या तुम उन सब चीजों के पीछे हो जो कि पेरेस्टेलिया में हुआ। जहाँ पे सामने जो लेडी होती बोलती नहीं नहीं तुम मुझको ज्यादा ही गलत समझ रहे हो। बट साबरू यहाँ पे कह रहा है तुम मुझे काम होने के लिए कह रही हो, ये सब करने के बाद तुमने लेडी एना के साथ क्या किया। लेकिन सामने जो लेडी होती है बोलती है कि तुम पहले तो मुझे डराना बंद करो, और वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं हार्म करूं एना को, मैं उसके साथ 10 साल से थी। साबरू ये भी सुन के एकदम सरप्राइज होता है। तो सामने जो लेडी होती है इची, वो बताती है कि मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर देती हूँ, पहले तो मैं वो इचिद नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, और दूसरी
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं एक आर्टिफिशियल स्पिरिट हूँ, और ये भी एक फैक्ट है कि मेरा नाम इचिदना है और मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता है। जहाँ पे अपना साबरू बोलता है लेकिन आर्टिफिशियल स्पिरिट ये क्या होता है, जिसके बाद ये लेडी बताती है कि ये जो फॉक्स मफलर है ना, ऐना पहनने रखती है हमेशा, वही मेरी रियल बॉडी है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को अब तक बड़े समय से देख रही थी। जहाँ पे साबरू इस लड़की का नाम ही चेंज कर देता है, इसे फॉक्सीडीना बोल देता है क्योंकि इसने फॉक्स वाली बॉडी बताया ना, और वो बोलता भी है क्या तुम अब फुल्ली प्रिपेयर हो चुकी हो ऐना की बॉडी लेने के लिए, इसलिए तुम अब मुझे ये बता रही हो। जहाँ पे जो लेडी होती है ये भी सुन के परेशान होती है, फॉक्सीडीना ये कैसा नाम है, और हाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐना की बॉडी को लेने का, और ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि जो मैं अपने मन का चाहूँ वो कर सकूँ। जहाँ पे साबरू कहता है अगर तुम्हारा सच में ऐसा मन नहीं है तो तुम फिर से फॉक्स मफलर वाली बॉडी में चली जाओ। जहाँ पे फॉक्सीडीना बोलती है कि ठीक है मैं जा सकती हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। जहाँ पे साबरू कहता है अच्छा मुझे एक्सप्लेन करो लेडी ऐना की बॉडी अभी किस हालत में है। जहाँ पे जो फॉक्सीडीना होती है, या फिर फॉक्स बोल दो यार, इस लड़की को फॉक्सी बोल दो, चलो ठीक है फॉक्सी ठीक है, तो फॉक्सी बोलती है कि जो ऐना की बॉडी है उसको मैं एज अ मीडियम यूज कर रही हूँ ताकि जो उसकी कॉन्शियसनेस है उसको मैं ओवरराइड कर सकूँ अपनी कॉन्शियसनेस के साथ। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस बॉडी के अंदर बहुत ही डेप्थ में सो रही है, इसीलिए उसकी बॉडी पे मेरा पूरा कंट्रोल है और इसीलिए मैं मैजिक भी यूज कर सकती हूँ, भले इसकी जो गेट है उस पे थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया हो। साबरू एकदम सरप्राइज होता है, परेशान होता है, बोलता है क्या तुम्हारा मैजिक यूज करना उसकी बॉडी पे स्ट्रेन डाल रहा है, तो उसकी बॉडी पे रह के तुम मैजिक मत यूज करो। जब फॉक्सी बोलती है नहीं मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी बॉडी पहले से ही खतरे में है और इस बारे में मैंने ऐना से बात कर रखी है एंड इसके रिगार्डिंग उसका कंसेंट भी है मेरे पास। तो ऐसा पहली बार नहीं है जो कि फॉक्सी ने पहली बार ऐना की बॉडी को ओवरटेक किया हो, बस इस बार मैं वापस जा नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए मुझे खुद नहीं पता है कि क्या हो रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं मैं ऐना से बहुत प्यार करती हूँ, अब मुझे शायद इसके बारे में ना पता हो क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे फील होता है कि वो मेरे फैमिली के या फिर किसी के बहुत ज्यादा करीब थी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो बस हेल्दी रहे, खुश रहे, जितना हो सके उतना पॉसिबल। तो इसीलिए जो फॉक्सी है वो सेज से मिलना भी चाहती है ताकि वो ऐना को उसकी बॉडी वापस दे सके। अगर उसके लिए इस फॉक्सी को साबरू को या फिर उसके दोस्तों का भी यूज करना पड़े तो वो करेगी। साबरू बोलता है क्या तुम्हें सच में पता है कि सेज जो है सच में ये चीजों को बैक टू नॉर्मल कर सकता है। फॉक्सी बोलती है मुझे कंफर्म तो नहीं है बट जैसा सेज के बारे में बताया गया है, कहा गया है, शायद वो कर सके, मुझे ऐसी चॉइस बनानी ही पड़ेगी जिससे मेरी पॉसिबिलिटी का इंक्रीज हो सके सक्सेस के लिए। साबरू कहता है मैं कैसे बोलूं, मैं ये चीज एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता लेकिन मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे पास गोल है और तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है और तुम्हारा गोल हमारे गोल के बीच में नहीं आता है, तो ये दोनों साथ काम कर सकते हैं। लेकिन साबरू बोलता है ये जो बात है ऐना की बॉडी को ओवरटेक करने का ये किसी और को मत बताना। फॉक्सी बोलती है मैं सरप्राइज हूँ, मैं वैसे बताऊंगी नहीं लेकिन तुम क्यों चाहते हो ये बताऊं ना मैं किसी को। साबरू कहता है ये टाइमिंग ही बेकार है ना, मैं अननेसेसरी मुद्दे नहीं बनाना चाहता। जहाँ पे फॉक्सी बताती है कि हम लोग जो है मार्ग्रेव मेदर्स के मेंशन के पास रुकेंगे रास्ते में ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सके ड्यून्स को क्रॉस करने के लिए और हम सब लोग मिलके सबको बचा लेंगे। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पर रॉसवाल दिखाया जाता है जिसको एक लेटर मिला होता है, वो सिचुएशन को समझ चुका होता है कि कैसे जो है इन लोगों ने कैजुअलिटीज को कम कर दिया उस बैटल में जिसके अगेंस्ट ये लोग थे। फाइनली साबरू और उसकी टीम जो है यहाँ पे मेंशन में पहुंच चुकी होती है, लोग बैठे होते हैं जहाँ पे लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं और थोड़ा सा लिटिल गर्ल वाले साबरू वाले जोक पे थोड़ा सा मजाक भी होता है जहाँ पे कैसे सब लोग ने मिलकर सिटी को बचा लिया इसके बारे में भी यहाँ पे बात होती है। जहाँ पे रॉसवाल समझ रहा होता है कि कैसे ये लोग जो है अब उसके बाद सेज टावर जा रहे हैं ताकि वो विक्टिम्स को सेव कर सके, जो कि एक डेंजरस पाथ है और यहाँ पे सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा नहीं है। जहाँ पे जूलियस बताता भी है कैसे सिटीज में या फिर टाउन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। जहाँ पे रॉसवाल बोलता है अच्छा ठीक है तुमने अच्छा प्रस्ताव रखा, मतलब अच्छी बातें बोली, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, शायद तुम हम में से एक हो सकते हो। जहाँ पे साबरू बीच में खड़ा होता है बोलता है कि हम लोग मेंशन पे रिम के लिए रुके हैं और एक और चीज के लिए जो कि शायद मेंशन के प्रिजन के अंदर है। जिसके बाद हमको प्रिजन के अंदर मी दिखाई जाती है जिसको मिलने साबरू आया होता है, जो कि बोलता है मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा काम है, जो कि ड्यून्स के बारे में बताता है साबरू इस लड़की को जो कि वहां पे रह चुकी है पहले, जो कि माँ बीस्ट है के बारे में बताती है जो कि चारों तरफ है ड्यून्स में। साबरू बोलता है हाँ मुझे इसी के बारे में तो जानता है, मुझे ऐसे किसी के बारे में जानना था जो कि उसका एक्सपीरियंस हमें बता सके क्योंकि एक्सपीरियंस के दौरान अच्छा खासा जानकारी हमें मिल जाती है। जब मी बोलती है अरे तुम बोलो ना मुझसे क्या चाहिए। जब साबरू बोलता है अगर तुम्हारा जैसा माँ बीस्ट यूजर हमारे साथ हो तो शायद हम लोग ड्यून्स को पार कर सके, तो क्या तुम हमारे साथ आओगी। मी बोलती है हाँ बिल्कुल। जहाँ पे ये बातें सुन के साबरू सरप्राइज होता है, कहते हैं जल्दी, क्योंकि मैं कहती है कि मुझे माँ बीस्ट के बारे में कुछ भी अगर करने का मौका मिले तो मैं करूंगी, मैं उनको दूर रख सकती हूँ, मैं उन्हें मार सकती हूँ और तो और मैं उनको बोल सकती हूँ वो सेज को खा जाए। जिस पर साबरू बोलता है अरे लास्ट के 2 चीजें मत करना, और पहले मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगे इस मेंशन से जाने के लिए। जहाँ पे मी बोलती है कि नहीं मुझे मॉम मेरी ढूंढ लेगी उससे ज्यादा डर लगता है। जिसके बाद मी बोलती है कि ठीक है मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली मत होना, मुझे बीट राइस और पेट्रे नहीं पसंद है। जिसके बाद शाम होती है हमको जूलियस दिखाया जाता है, जिसके बाद साबरू आता है। जहाँ पे जूलियस बोलता है मैं सोच रहा था कि जो चीजें मैं भूल चुका हूँ वो कितनी दर्दनाक होंगी। साबरू बोलता है मुझे क्या पता। साबरू तो यहाँ पे गालियां देने लग जाता है, कहता है भूल चुके हैं, छोड़ो इन सब चीजों को और ये मत देखो वो कितनी पेनफुल है और खुद को ऐसे निराशा से मत देखो और तुम भूलो मत जूलियस, मेरी आंखें जानती हैं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, भले ही कोई भी भूल जाए। जूलियस कहता हाँ देख के लग रहा है तुम अजीब इंसान हो और मुझे बातें धीरे धीरे रियलाइज हो रही हैं। इन दोनों की बातचीत के बाद साबरू यहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पे इसको रैम मिलती है जो कि इनके जाने की तैयारी कर रही होती है और उसके लिए उसने जो है कपड़े बदल दिए होते हैं और साफ कर दिया होता है रिम को। जहाँ पे रैम बोलती है तुम इस बार मारे जा सकते हो लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे साबरू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जब वो उठे तो सबसे पहले वो मुझे देखे और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता उसे कौन उठाएगा, बस उठनी चाहिए वो, लेकिन जब इमोशंस आते हैं तो मुझे लगता है मैं ही हूँ जो उसको बचाना चाहिए, तुम्हें पास जो कुछ भी है मैं उससे उसको बचा के रहूंगा। साबरू अंदर जाता है रिम के पास और बैठता
आता है और बोलता है कि बहुत समय हो गया तुम्हें देखे, मुझे दूसरी चीजों को भी ध्यान रखना था, माफ करना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट मैं तुम्हें वापस लाके रहूंगा रिम, ये मेरा वादा है और इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग को गारफील्ड दिखाया जाता है और मीमी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए आया होता है, और इस लेडी का जो पति होता है वो भी थोड़ी देर में आने वाला होता है और उसे फेथ है कि चीजें जो है दोबारा ठीक हो जाएंगी और मुझे अपने हस्बैंड में फेथ है कि वो वापस आएगा ही आएगा। ये लेडी 2 बच्चों की माँ है तो इसको भरोसा तो दिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद ये लेडी बोलती है क्या तुम मेरे बच्चों को कुछ दिखा सकते हो मिस्टर गॉर्जियस टाइगर, जहाँ पे गारफील्ड थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, जहाँ पे लेडी भी यहाँ पे थोड़ा कंसर्न दिखा रही होती है अपने गारफील्ड के रिगार्डिंग, जैसे गारफील्ड रोने वाला हो एंड उस लेडी के पास आते ही रोने भी लग जाता है मॉम बोलते बोलते। जहाँ पे गारफील्ड की मॉम होती है उसे पहचान नहीं रही होती है तो बेचारा रोने ही लग जाता है और जो लेडी होती है उसे कंसोल करने लग जाती है। जहाँ पे मिमी जो होती है बाकी 2 बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और बच्चे भी थोड़े से यहाँ पे सरप्राइज होते हैं इस बंदे को रोता हुआ देख के। गारफील्ड इन लोगों से सॉरी बोलता है और यहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पे ये लेडी अपने बच्चों के नाम बताती है जो कि इसका नाम फ्रेड एंड राफेल होता है, जिसको सुन के गारफील्ड थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कैसे ये नाम जो बच्चों के 2 नाम है वो फेडरिक और गारफील्ड बनते हैं, मतलब बच्चे का नाम फ्रेड और राफेल होता है ना। जिसके बाद गारफील्ड यहाँ से जाने लग जाता है। अब उसकी मॉम उसको पहचान नहीं रही है तो बेचारा क्या ही करेगा, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, वापस जरूर आऊंगा एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था रीज़ीरो सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एनिमेशन क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, आगे चल के हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो आप बताना आप कितने एक्साइटेड हो। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए एंड बी द वॉचर।